Dear all, today I am going to discuss TCS NQT reasoning paper. In this particular video, you are going to get some 15 good questions out of reasoning, and these questions are not only going to help you in TCS, but it is also going to help you in Cognizant, Wipro, or Infosys or any other company. So let us start with the video. The very first question I took is it's a tricky question, right? And most of the time students, are unable to mark it correct. The age of a grand lady is between 50 and 70, where each of her sons has as many sons as many brothers he has. The grand lady's age is equal to the number of sons and grandsons. So what is the age of the grand lady? देखो भाई, क्या दिया हुआ है कि ग्रैंड लेडी का उम्र जो है वो 50 और 70 के बीच है, ठीक है। उसके कुछ बेटे हैं, ठीक है, और उसके बेटों के भी कुछ बेटे हैं। अच्छा, उसके बेटों के उतने ही बेटे हैं जितने कि उसके ब्रदर्स हैं, ठीक है। तो मान लो कि मैं हूं लेडी का बेटा और मेरे और 3 भाई हैं, तो उसके कितने बेटे हुए? 4 बेटे हुए। और मेरे भाई कितने हुए? 3 हुए। मुझे छोड़ के मेरे 3 भाई हुए। तो मेरे बेटे कितने होंगे? 3 बेटे होंगे, राइट। तो हो क्या रहा है कि नंबर ऑफ सन उसके, अगर मान लो मैं x है, ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्रैंड सन उसके कितने हैं? x इंटू एक्स माइनस 1। जैसे मेरे 3 भाई थे तो मेरे बेटे कितने हुए? 3। अच्छा, 3 बेटे तो मेरे और 3 भाइयों के भी होंगे, तो टोटल सन कितने थे? 4। तो 4 गुने 3 ऐसे करके आएगा। अब ये जो वैल्यू है ये होना चाहिए 70 और 50 के बीच। अब इसको सॉल्व करोगे तो आप पाओगे कि ये आ रहा है एक्स स्क्वायर 70 और 50 के बीच, ठीक है। अब 50 और 70 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर नंबर सिर्फ एक ही होता है, वो होता है 64। सो करेक्ट आंसर इज 64। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ A is the brother of B, B is the sister of C, and C is the father of D, how D is related to A? ऐसा है कि ये है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, और आप एक्सप्लोर 360 के यूट्यूब चैनल के ऊपर आप जाएंगे तो आपको टॉपिक वाइज क्वांट के और रीजनिंग के वीडियो बने हुए हैं। तो जिस टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही हो, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, आप उस वीडियो को क्लिक कीजिए, देखिए। 10, 15, 20 मिनट्स का वीडियो होगा और आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। दैट इज एडवाइजेबल फ्रॉम आवर साइड। अदरवाइज क्वेश्चंस तो आपको मैं प्रैक्टिस करा ही दूंगा। तो ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो ए जो है वो बी का ब्रदर है। तो जो मेल होता है उसको मैं प्लस में लिखता हूं। सेम जनरेशन पैरेलल चलता है, बड़ी ऊंचा जनरेशन ऊपर चलता है और छोटा जनरेशन नीचे चलता है। ये फंडामेंटल है ब्लड रिलेशन का, जो आपको पता होगा, ठीक है। ए इज ब्रदर ऑफ बी, बी इज सिस्टर ऑफ सी। बी इज सिस्टर ऑफ सी, तो बी माइनस में कर दिया क्योंकि ये लेडी है, ठीक है। एंड सी इज द फादर ऑफ डी, सी इज द फादर ऑफ डी। भैया सी फादर है तो सी प्लस हो गया, और डी का फादर है, डी का फादर है सी। हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, तो बोल रहा है कि डी का रिलेशन ए से क्या होगा, ठीक है। अब आपको एकदम से पता लगेगा कि डी का फादर है सी और सी की सिस्टर है, ये ब्रदर है, तो डी जो है वो इसका नेफ्यू हो गया। ऑप्शन में नेफ्यू दिया हुआ है और आपने नेफ्यू करेक्ट कर दिया, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि डी का जेंडर नहीं पता है। डी नेफ्यू भी हो सकता है, निस भी हो सकती है। ये डी जो है सी की बेटी भी हो सकती है और सी का सन भी हो सकता है, राइट। तो क्या हुआ कि डी की जो वैल्यू है वो उसका जेंडर हमें डिफाइन नहीं है, और पूछा क्या था कि हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी ए से कैसे रिलेटेड है। तो मेरा को पता नहीं है इसका जेंडर, तो मैं नहीं तो ये नेफ्यू पता है मुझे, ना ये निस पता है मुझे, तो मैं इसमें ऑप्शन मार्क करूंगा कांट से। दोस्तों ऐसा है कि रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसका आंसर होगा कांट से, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो घबराना नहीं है, सही करना है। अच्छा, अगर ये पूछा रहता हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, तो हम बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए का जेंडर डिफाइन है और सी का वो ब्रदर है, तो मैं लिख सकता था, बता सकता था कि ए इज अंकल ऑफ डी, राइट। सो ये था आपका पहला क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। दो क्वेश्चन कर लिए, अगले पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3।
आप पढ़िए क्वेश्चन, तब तक मैं इसको मिटाता हूं। क्वेश्चन कह रहा है, पॉइंटिंग टू अ बॉय, अ वुमन सेड, हिज फादर इज द ओनली सन ऑफ अ पर्सन हु इज फादर इन लॉ ऑफ माई मदर। ठीक है, हाउ वॉज दैट बॉय रिलेटेड टू अ वीमेन। भैया वीमेन को हम लिखते हैं यहां पे, ठीक है। वीमेन बोल रही है कि एक बॉय को बोल रही है कि ये जो लड़का है, हिज फादर इज द ओनली सन ऑफ मिस्टर एक्स। दिया नहीं हुआ है, मैं मान लेता हूं कि मिस्टर एक्स, इसके, ये एक्स के ओनली सन है इसके फादर, हु इज फादर इन लॉ ऑफ माई मदर। ठीक है, देखिए ऐसा है, मैं आपको बता दूं, जब भी आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन करेंगे तो आप इसी तरीके से पेन चलना चाहिए, दिमाग और पेन दोनों साथ चलना चाहिए, तभी आप करेक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज मिस्टेक्स होंगी आपसे, गलती हो सकता है। ठीक है, सिर्फ दिमाग लगाएंगे तो भी गलती होगी और सिर्फ लिखेंगे तो भी गलती हो सकती है, दोनों काम करना है। तो वीमेन के को वो बोल रही है कि हिज फादर इज द ओनली सन ऑफ अ पर्सन, ओनली सन ऑफ अ पर्सन हु इज फादर इन लॉ ऑफ माई मदर। तो भैया इसके मदर के फादर इन लॉ है और इनका इकलौता बेटा है, तो ये दोनों क्या हो गए भाई, हस्बैंड वाइफ हो गए। अगर ओनली सन नहीं बोलता तो कंफ्यूजन हो सकता था, ओनली सन तो भैया ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, तो ये दोनों कौन से होंगे, ब्रदर एंड सिस्टर। क्या पूछा है, हाउ वॉज द बॉय रिलेटेड टू वीमेन, वो बॉय जो है वो वीमेन से कैसे रिलेटेड है, तो वो है ब्रदर। ठीक है, मूविंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, रमेश सेड, सी इज द सिस्टर ऑफ माई फादर्स मदर्स ओनली चाइल्ड सन। अच्छा, इसमें डायग्राम बनाते वक्त थोड़ा सा सावधानी रखना है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है। सी इज द सिस्टर ऑफ माई फादर्स, तो माई फादर तो भैया यहां पे रमेश है, और रमेश के जो फादर हैं उनके, रमेश फादर्स मदर्स ओनली सन, वापिस फादर ही हो गया। ठीक है, माई फादर्स मदर्स ओनली चाइल्ड, मदर्स ओनली चाइल्ड इज फादर एंड उसका सन। ठीक है, राइट, उसका चाइल्ड का सन के का ये क्या है भाई, ये है सिस्टर, सन का सिस्टर, कंफ्यूज नहीं होइएगा, सन की सिस्टर। ठीक है, तो ये रमेश भैया कौन है, ये रमेश है कहां पे, रमेश इसका बेटा है, ये अपने बारे में बात कर रहा था। ठीक है, तो रमेश है यहाँ पे सन और ये उसकी सिस्टर है, तो डायरेक्ट आंसर हो गया सिस्टर। कंफ्यूज नहीं होना है, रमेश कह रहा है कि मेरे पापा की मम्मी के इकलौते बच्चे का बेटा की वो क्या है, सिस्टर है। ठीक है, तो ये अपने बारे में बोल रहा है कि भाई मैं रमेश हूं और ये मेरी सिस्टर है, तो आंसर हो गया सिस्टर। ठीक है, आप परेशान ना होइएगा, आगे बहुत खतरनाक क्वेश्चन भी हैं, पजल्स वगैरह ले रखा है मैंने, खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन एकदम पैसा वसूल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टेनिस चैंपियनशिप इज प्लेड ऑन द नॉकआउट बेसिस। ऐसे भी जो बड़े टेनिस चैंपियनशिप होते हैं, अभी 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 हुआ है फ्रेंच ओपन, जिसमें नडाल भैया गजब का है, चैंपियन है, मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम ऐसा प्लेयर आता है, क्ले कोर्ट पे इतना शानदार खेलना, शानदार है। ठीक है ना, ऑल टाइम फेवरेट। तो वहां पे भी ऐसे ही होता है, नॉकआउट टूर्नामेंट होता है, नॉकआउट टूर्नामेंट का मतलब है जो हारा वो बाहर। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन पेपर में आता है कई बार और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हाउ मेनी प्लेयर्स पार्टिसिपेटेड इन द टूर्नामेंट इफ 15 मैचेस आर टोटली प्लेड। और दूसरा क्वेश्चन कि हाउ मेनी मैचेस आर प्लेड इन द टूर्नामेंट, मैचेस कितने खेले गए इफ 50 प्लेयर्स टोटली पार्टिसिपेटेड। ठीक है ना, चलो मैं दोनों क्वेश्चन को कराने का एक तरीका बताता हूं। देखो, नॉकआउट टूर्नामेंट हुआ तो एक तो विनर हुआ, ठीक है। अच्छा, जो ये विनर हुआ, मान लो कि इसी ने सारे लोगों को हराया, इसी ने सबको नॉकआउट किया, तो फाइनल में तो एक को हराया होगा, और उससे पहले जितने भी मैचेस हुए उसमें भी इसी ने हराया सबको, थोड़ी देर के लिए मान के से चलते हैं। ठीक है ना, तो एक विनर है और उसने सारे लोगों को हरा दिया। अच्छा भाई, 15 मैचेस बोल रहा है कि टोटली प्लेड, तो 15 में तो एक तो फाइनल हो गया, चलो फाइनल में एक बंदे को हरा दिया उसने, एक तो निकाल दिया। ठीक है, इसके बाद, और ये विनर हो गया, इसके बाद क्या हुआ होगा कि 14 और मैचेस खेले होंगे उसने, तभी तो फाइनल में पहुंचा है, और उन 14 लोगों को भी इसी ने हराया, इसी बंदे ने हराया। ठीक है ना, तो टोटल लोग कितने हराए इसने,
15 मैच खेल करके 15 लोग हराए और ये अकेला विनर बना। तो टोटल नंबर ऑफ क्या कहते हैं प्लेयर्स पार्टिसिपेटेड इन टूर्नामेंट कितना हो जाएगा, जितने नंबर ऑफ मैचेस हैं +1। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 16 प्लेयर्स हो गए। ठीक है ना, पार्टिसिपेट हुआ था, एक था जो विनर था और उसने 15 मैच खेले इंक्लूडिंग फाइनल और सबको हराया। ऐसे करके समझिए, समझाने के लिए बोल रहा हूं, ऐसा होता नहीं है, अलग अलग होते हैं लोग, हारते जाता है वो हारता है, वो अगले वाले से जीतता है, ऐसे करके खेलते हैं, लेकिन जो हारता है वो बाहर जरूर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी मैचेस आर प्लेड इन द टूर्नामेंट इफ 50 प्लेयर्स टोटल पार्टिसिपेट। बोला कि 50 लोग टोटल पार्टिसिपेट किए हैं भाई। ठीक है, आप तो डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हो 50 - 1 करके 49। ठीक है, ये है टोटल नंबर ऑफ मैचेस और ये है टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स, राइट। अच्छा, इसी में टीम दे देगा तो टीम में आप देख लीजिएगा, टीम में फिर प्लेयर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तब आ जाएगा आंसर। चलिए 50 मैच 50 बोल रहा है प्लेयर टोटल खेले, तो सीधी सी बात है 50 प्लेयर अगर टोटल पार्टिसिपेट किए हैं उसमें से एक होगा विनर, 49 हारा होगा। ये 49 को हराने के लिए इसको 49 मैच खेलने पड़े होंगे, तो डायरेक्ट आपका आ गया 16 और 49। ठीक है, आज अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, अच्छे से कर लीजिएगा। आसान भी बोल सकते हैं इसको, उतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। टोटल नंबर ऑफ मैचेस +1 इज टोटल नंबर ऑफ प्लेयर एंड टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स -1 इज टोटल नंबर ऑफ मैचेस। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि P + Q एक कोडिंग डिकोडिंग का है, एक टाइप का क्वेश्चन है, जो बोलिए आप इसको। ठीक है, और इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आता है। P कोडिंग डिकोडिंग नहीं बोलेंगे इसको, भी आप बोलिए वही ब्लड रिलेशन ही बोलिए। P + Q means P is the brother of Q, R - S means R is the father of S, S divided by T means S is the sister of T, and T into U means U is the mother of T. Which of the following means that C is the mother of D? C is the mother of D. पता है, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो आप ऑप्शन से अप्रोच करो। ठीक है ना। अच्छा, ऑप्शन में मदर की बात कर रहा है कि C is the mother of D. T into U means U is the mother of T। ठीक है, इधर वाला मदर है T का। चलो भाई देखो, D into C तो क्या हो गया, C into D। C into D का मतलब क्या होगा, D is the mother of C। गलत हो गया भाई। ठीक है, अच्छा D divided by C, D divided by C में सिस्टर ब्रदर वाले की सिचुएशन है तो ये भी गया, लेकिन नन ऑफ दीज भी दे रखा है ऑप्शन। चलिए बी ऑप्शन देख लेता हूं मैं। बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि C इज द मदर ऑफ D, यहां D इंटू C दिया हुआ है तो C इज द मदर ऑफ D। सही आ गया, तो ये बी है। आसान सा क्वेश्चन है, इसी में काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना, आप वीडियोस देखिए हमारे चैनल पे और आपको दिखेगा वहां पे इस तरह के खूब सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है ना, तो आई एम जस्ट गिविंग यू अ ग्लिम्स दैट यू नो व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन यू आर गोइंग टू इनकाउंटर in the reasoning part of TCS NQT, right? Looking at the next question. Next question कह रहा है, ये है भैया बढ़िया सा क्वेश्चन। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पैट जू सिम मीन्स, यह कॉमा देख लीजिएगा, पैट जू सिम मीन्स ईट गुड मैंगोज। कोडिंग डिकोडिंग है भाई, ईट गुड मैंगोज। पुश सिम टिम मीन्स मैंगोज एंड स्वीट्स, and Tim Zoo Kit means purchase good sweets. Which word in that language means good? अच्छा, पहले तो इसमें सीक्वेंस तो कभी सोचना मत, गलत हो जाएगा। सीक्वेंस नहीं सोचना है, इसमें कॉमन देखना है। ठीक है ना, और इस पे मैं 4 क्वेश्चन पूछ सकता हूं, राइट। तो ध्यान से देखिएगा, मैं अच्छे से समझाता हूं। पैट जू सिम मीन्स ईट गुड मैंगोज, राइट। अच्छा, दूसरा क्या है, पुश सिम टिम मीन्स मैंगोज एंड स्वीट। ठीक है, मैं इनिशियल के लेटर ले रहा हूं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं दूसरा लेटर भी ले रहा हूं। अगला है टिम जू किट मीन्स परचेज गुड स्वीट्स। अच्छा, अब मुझे कॉमन देखना है, कभी भी सीक्वेंस नहीं देखिएगा, कॉमन देखते हैं। चलिए यहां आप देखिए, यहां स्वीट है, यहां भी स्वीट है, और यहां टिम है और यहां भी टिम है। कंफर्म हो गया कि स्वीट के लिए कौन आएगा, टिम आएगा। दोनों कॉमन है, ऊपर वाले कोड भी और डी कोड भी दोनों का। चलो बहुत बढ़िया। सर इसमें देख लेते हैं, इन दोनों में।
यहाँ पे है मैंगो, यहाँ पे भी है मैंगो, और यहाँ पे है हमारा सिम, और यहाँ पे भी हमारा सिम। अब दोनों कॉमन हो गए भाई, बहुत बढ़िया। हालांकि मैं आज क्वेश्चन 1 सेकंड में कर दूंगा, गुड निकालना है गुड का देख लूंगा, लेकिन मैं आपको जानबूझ के थोड़ा डिटेल में बता दे रहा हूँ कि किसी भी लेटर का आप मीनिंग बता सकते हो, कोड को डिकोड कर सकते हो। चलो इसमें और इसमें देखते हैं कि क्या कॉमन है। यहाँ पे आप देखेंगे तो Z कॉमन है, बहुत बढ़िया, Z कॉमन है, और मैंने जानबूझ के ट्रायंगल लिया है सो दैट आप कंफ्यूज ना हो कि कौन किसका है। और यहाँ पे गुड है, लो भाई साहब ये गुड है और ये गुड है, तो इसका बच गया, बचा हुए का ये हो गया, इसमें बचे हुए का ये हो गया, और इसमें बचे हुए का ये हो गया। अब मेरे से कुछ भी पूछता तो मैं जवाब दे सकता था। यहाँ गुड का क्या होगा भाई, जू होगा। यहाँ गुड का क्या है, जू है, तो करेक्ट आंसर इज जू। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, अगर ये आ जाए पेपर में तो स्कोरिंग होता है, और 2 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी को भी दिक्कत आए ना समझने में, तो वीडियो को थोड़ा स्पीड स्लो कर लो या पॉज कर लो और खुद से सॉल्व करो, देखो क्वेश्चन करके, आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है भैया इन्फर करने के लिए, ये कई बार इंग्लिश में भी आ जाता है, ठीक है ना, और कई बार ये रीजनिंग में भी आता है। तो मिल्क इज टू क्रीम इज, इसके बदले में क्या आ सकता है। अच्छा ये मैंने थोड़ा ट्रिकी लिया है, कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज आते हैं। मिल्क इज टू क्रीम इज, कॉलेज इज टू स्टूडेंट, सुगर इज टू स्वीट, क्ले इज टू पॉटरी, एंड सुगर कैन इज टू सुगर। अच्छा बच्चे कई बार सी मार्क कर देते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, क्रीम जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है मिल्क से, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा सुगर जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है सुगर केन से। तो करेक्ट आंसर इज डी। आप बोल सकते हो कि पॉट जो है वो क्ले से बनाया जाता है, यस, लेकिन एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता है, सुगर एक्सट्रैक्ट किया जाता है सुगर केन से, तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है, तो करेक्ट आंसर इज डी। सर चलो भाई, कोडिंग डिकोडिंग वंस अगेन आ गया। VXUFPLBH करके कह रहा है, यह है सरमाइज करके कह रहा है, तो बोल रहा है SHDVD का बताओ क्या होगा। चलो भाई, V का रिलेशनशिप S से होगा और X का रिलेशनशिप U से होगा, मैं दो ही लूंगा, उसी में मैं पकड़ लूंगा। तो V जो है वो क्या हो रहा है, STUV, -2 चल रहा है भाई, -2 इसमें भी चल रहा है, UVWX तो इसमें भी -2 चल रहा है। ठीक है, दोनों में -2 चल रहे हैं भाई, S का -2 लो, क्या होगा, QR माइनस किया तो P आएगा। लो भैया, पहला ऑप्शन ही दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन ही दिया हुआ है P से, और दूसरा कोई कंफ्यूजन है भी नहीं, तो डायरेक्ट आप लगा सकते हो। फिर भी क्रॉस चेक करना चाहो तो आप H से चेक कर सकते हो, H से -2 होना है, AFG -2 हो गया तो E आना चाहिए, E आ गया, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, मेरा आंसर आ गया B। ये सबसे आसान टुच्चा सा क्वेश्चन था। एनीवे, कंपनसेट करूंगा मैं इस क्वेश्चन से। सर ये है नंबर सीरीज। अच्छा, नंबर सीरीज इकलौता ऐसा पार्ट है रीजनिंग का पजल के बाद जिसमें अगर तुरंत स्ट्राइक करता है तो आप लगा दो, आंसर निकाल लो, अगर नहीं स्ट्राइक कर रहा है, कुछ नहीं जुगत लग रही है, तो उसको छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। बिकॉज दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन, द नंबर सीरीज क्वेश्चन यूज टू वेस्ट योर लॉट ऑफ टाइम, राइट। आपको कई बार ईगो आ जाता है कि नहीं ये तो करूंगा ही करूंगा, तो आसान सा लग रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, कई क्वेश्चंस पेपर में छोड़ने के लिए भी आते हैं, तो एकदम से स्ट्राइक करे दिमाग में तो करना है, नहीं आए तो नहीं करना है। अब 7 8 5 5 3 4 4 का कुछ भी सीक्वेंस नहीं बन रहा है, ना मैं ऐड करके बना पाऊंगा, ना मैं माइनस करके बना पाऊंगा, ना मैं स्क्वायर करके बना पाऊंगा, कुछ भी करके नहीं बना पाऊंगा, ठीक है ना, डिवाइड करके बना पाऊंगा। अब ये खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है, इंटरनेट पे बहुत लोगों ने देखा होगा, अभी तक देख लेना चाहिए, खास करके फाइनल ईयर के बच्चों को, राइट। लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए मैं बता दूं, एकदम जादूगरी का क्वेश्चन है। अगर ये आ गया और आपने ये वीडियो देख रखा है तो आप जरूर आंसर करेक्ट करेंगे। सर ये 7 कहीं कुछ नहीं है, ये है JANUARY, 1 2 3 4 5 6 7 जनवरी के 7 लेटर्स हैं। इसी तरह से 8 जो है वो है फरवरी। आपको मन करेगा मुझे मारने का, लेकिन आप मारिएगा नहीं, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। ये है फरवरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 8। इसी तरह से मई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है, जो जो मंथ है उनके ये नंबर ऑफ लेटर्स हैं। तो अगला क्या होगा, अगस्त। अगस्त क्या होता है, AUGUST, 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन हो गया 6। ये था गजब का क्वेश्चन, लेकिन इस पे
पिटाई भी हो सकती थी मेरी, ठीक है। एनीवे, सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन। समटाइम्स यू विल गेट नंबर सीरीज टाइप क्वेश्चन, आसान आएगा नंबर सीरीज, आप घबराइएगा नहीं, इतना मुश्किल नहीं आएगा। और मान लीजिए आएगा तो मैंने आपको आइडिया तो दे ही दिया कि ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट स्लाइड। देखो भाई, अगला क्वेश्चन जो है ये है, यहां से शुरू होता है रीजनिंग की असलियत। पजल्स मुझे बहुत पसंद है, मैं रीजनिंग के ज्यादातर क्लास में पजल्स ही कराता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि यहां लगता है दिमाग असली वाला, ठीक है ना। चलो भाई करते हैं पजल्स। 3 पजल्स हैं आगे और तीनों धांसू हैं, एक से बढ़ के एक। और ये वीडियो जब भी आप देखें ना तो पूरा देखा कीजिए, ये इंटरटेनमेंट वीडियो नहीं बना रहा हूं मैं आपके लिए, ये मैं लर्निंग वीडियो बना रहा हूं। और मेरे हिसाब से मैं आखिरी का क्वेश्चन सबसे मुश्किल रखता हूं, सबसे शानदार रखता हूं, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखा कीजिए, ठीक है, अगर सीखना है तो। So answer the following questions on the basis of the information given. You are given 7 prime numbers, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 7 prime number मिला हुआ है। These 7 numbers need to be arranged in the grid of squares given below. हमने रेक्टेंगल ले लिया, कोई बात नहीं, इसमें भरने हैं ये। अच्छा, 7 नंबर हैं और 7 बॉक्सेस हैं, तो इसका मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। Such that the numbers in each of the top and bottom rows, ये वाला रो और ये वाला रो, एंड 2 डायगनल्स, ये तीनों, ये वाला डायगनल, ऐसे डायगनल और यू वाला डायगनल, ठीक है। ये दोनों डायगनल का मस्ट, इनके जो नंबर्स आएंगे वो सम करने पे, ऐड करने पे सेम होने चाहिए और प्राइम नंबर होने चाहिए। बहुत बढ़िया। और ये जो सम वाला प्राइम नंबर होगा वो भैया ऐसा है कि इनसे बड़ा होगा कोई, ठीक है। तो इसका सम, इन तीनों का सम, मैं चलो लाइन खींच ही देता हूं, इन तीनों का सम, इन तीनों का सम, ऐसे सम और ऐसे सम, ये सेम होने चाहिए और प्राइम नंबर होने चाहिए। मैं लिख भी दे रहा हूं, प्राइम नंबर होने चाहिए, ठीक है। चलो भाई लगाते हैं दिमाग। अच्छा, इसमें ना कई कई सारे ऑप्शंस बन सकते हैं, तो भैया ऐसा है कि हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पे पहुंचना चाहिए तो ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि कई बार ना पजल्स में क्वेश्चन में अगला इंफॉर्मेशन दिया रहता है, तो यू कैन जंप टू द क्वेश्चन एज वेल। कह रहा है गिवन दैट 11 इज एट द राइट बॉटम स्क्वायर। बहुत बढ़िया, यहां बोल रहा है कि 11 है, पहले से फिक्स है, बहुत अच्छा कर दिया है। चलो भाई, तो मुझे निकालना है बाकी सारे, तो मैं क्वेश्चन ना मतलब इन दोनों को बाद में पढ़ूंगा। अब मैं क्वेश्चन लगाना शुरू करता हूं। यहाँ 11 दे दिया है, कंफर्म दे दिया है। सर जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट द मिडिल वाला नंबर, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन है कई जगह, ठीक है। तो x जो है ये निकालने की कोशिश करनी है मुझे, राइट। अच्छा, मुझे एक काम करता हूं, ऐसे तो मुझे हिट एंड ट्रायल से ही करना है ये क्वेश्चन, लेकिन मैं इसमें लगाऊंगा थोड़ी रीजनिंग, ठीक है। पजल्स कर रहे हैं, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। सर एक बात बताओ, नंबर्स विच विल कम इन दीज ग्रिड्स, नंबर्स विच विल कम इन दीज ग्रिड्स प्लस x, दैट इक्वल्स टू हाउ मच? दैट इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स, यस और नो, क्योंकि यही नंबर तो ग्रिड में आने हैं। अच्छा, इनको मैं लिख सकता हूं, इन तीनों का सम क्या है? p, इन तीनों का सम क्या है? p, और ये है x। तो मेरा इक्वेशन बन गया 2p plus x, दैट इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स, इन सब का सम मैंने पहले से कर रखा है, तो मुझे पता है इनका सम है 95। आप करके देख लीजिएगा। सो 2p plus x इक्वल्स टू 95। अब मुझे क्या करना है, हिट एंड ट्रायल तो करूंगा मैं, आपको भी करना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा दिमाग लगा के कर रहा हूं कि x की वैल्यू ऐसी डालो कि p प्राइम नंबर आ जाए, ठीक है। अब x की वैल्यू मैं कहां से डाल सकता हूं? 5। चलो x अगर 5 डाला तो p की वैल्यू कितनी आ रही है? 45। 45 इज अ प्राइम नंबर? नो। तो भैया कंफर्म हो गया कि x हमारा 5 नहीं है। चलो x की वैल्यू हमने डाला 7, x की वैल्यू मैंने जब 7 डाला तो p की वैल्यू मेरी कितनी आएगी? 44। इज 44 अ प्राइम नंबर? नो। तो मैं 7 को भी कट कर दिया। चलो भाई, x की वैल्यू मैंने डाली 11। क्या मैं x 11 डाल सकता हूं? सबसे पहली बात, नहीं डाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि 11 ऑलरेडी आ चुका है और रिपीटेशन तो होगा नहीं, तो x 11 नहीं है, तो 11 भी कट कर गया। अब x इक्वल्स टू 13 डाला, जैसे ही x को मैं 13 डाल रहा हूं, मेरी p की वैल्यू क्या आ रही है? ये आ रही है 41, और 41 इज ए प्राइम नंबर। मुझे आगे देखने की जरूरत नहीं है, p 41 आ चुका है, मैंने यहां लिखा 41,
ठीक है। और यहां पे x की जगह पे मैंने लिखा भैया हमारा ये आ गया कितना 13, ये 13 है मेरा बीच में। चलो डायगनली भी सम सेम होना चाहिए, 41 होना चाहिए, तो मैं सबसे पहले इसको 17 कर देता हूं। मेरे को ये वाला मिल गया 17, 13 एंड 11 41 होता है। अब ये दोनों बॉक्स में जाओ या इन दोनों बॉक्स में जाओ, चॉइस इज योर्स। आप ना इन दोनों बॉक्स, चलो इन दोनों बॉक्स में ही करते हैं। इन तीनों का सम होना चाहिए 41 और मेरे पास इन दोनों का सम फिर क्या होगा 30। 30 मेरा कैसे बन सकता है, 17 13 मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ, 11 ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो 19 ले नहीं सकते, तो मेरे पास बचा क्या 23 और 7 बचा है मेरे पास, 23 एंड 7 बचा है। अच्छा मैंने क्या किया कि मुझे पता था नहीं, तो मैंने यहाँ 7 यहाँ 23 रख दिया, ठीक है, जगह तो पता नहीं है, ये तो सही हो गया। अच्छा डायगनली जब मैं जोड़ने गया 7 + 13 किया तो ये 20 आया, यहाँ 21 आना चाहिए, 21 है मेरे पास नहीं है। इसका मतलब जो है कि हमने ये वाली सीक्वेंस जो है वो गलत ले रखी है। मुझे यहाँ पे 23 यहाँ लेना पड़ेगा और 7 यहाँ लेना पड़ेगा। ये 23, ये 13, 3 3 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे 17 5 22, 22 और अब बचा क्या है मेरे पास, बचा तो 19 ही है शायद, तो ये लो जी 22 19 41, मेरा ये पूरा ग्रिड भर गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 23 7 5 एंड 19 एंड 17। क्वेश्चन क्या पूछा था, अच्छा इसमें ना मुझे टाइम लगा थोड़ा सा, 2-3 मिनट खर्च हुए मेरे, ठीक है, 5 मिनट खर्च हो गया, लेकिन मैंने 2 क्वेश्चन लिया है। कई बार यहाँ 3-4 क्वेश्चन रहते हैं पजल पे, तो पजल पे टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे भी रीजनिंग के बाकी क्वेश्चंस पे ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, तो पजल के लिए टाइम बचा के रखना है, ठीक है। इसी तरीके से DI डेटा इंटरप्रिटेशन अगर आ गया रीजनिंग के अंदर, तो उसके लिए भी टाइम बचा के रखना है, बिकॉज यू विल गेट लॉट ऑफ क्वेश्चन। एक डेटा इंटरप्रिटेशन ग्राफ पे 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन रहेगा, और ये सही हुआ तो सारे सही होंगे और गलत हुआ तो सारे गलत होंगे। सो यू कैन रिलीजियसली पुट सम टाइम इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, आपको समय देना चाहिए। चलो, given that 11 is at the right bottom square, what is the number in the left bottom square? लेफ्ट बॉटम स्क्वायर में कौन सा नंबर होगा भाई, लेफ्ट बॉटम स्क्वायर में 23 होगा। इन द above grid what is the sum of the numbers in the middle column? भैया मिडिल कॉलम का सम पूछ लिया है, 13 7 20 और 20 और 19 39। सो करेक्ट आंसर इज 39। कुछ भी पूछ ले सारे जवाब दे दूंगा क्योंकि मेरा ग्रिड हो गया है, बन गया है, ठीक है। शानदार क्वेश्चन। कमेंट सेक्शन में जा करके लिखा कीजिए, मोटिवेशन मिलेगा मुझे। ऐसे तो मैं ही मोटिवेटर हूँ, लेकिन मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, तो आप लिखिएगा कि कैसा लग रहा है आपको जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। और कुछ नया कुछ चाहिए आपको तो आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है, यू कैन आस्क, क्योंकि मेरे लिए सारे स्टूडेंट बराबर हैं जिनको मैं ट्रेन करता हूँ और जो मेरे यूट्यूब चैनल पे आकर के सीखते हैं मेरे से, ठीक है। तो आप आकर के पूछ सकते हैं कि सर ये वाला टॉपिक करा दीजिए, ये क्वेश्चन करा दीजिए। बाकी कमेंट सेक्शन में कुछ कुछ लिखा कीजिए, अच्छा लिखा कीजिए, तो मुझे अच्छा लगेगा। चलिए, डायरेक्शंस फॉर क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। वंस अगेन दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। ABCDEFGHI आर कनेक्टेड बाय रोड्स इन द फॉलोइंग वे। अच्छा इसमें ना सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना। अच्छा यहाँ रोड है, कई बार फ्लाइट होगा, कई बार आपको पाइपलाइन होगा, आपको कई बार ये बना के भी दिया होगा और कई बार आपको बनाना होगा। अगर बना के नहीं दिया है तो आपको साफ सुथरा सुंदर सा डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, और उसके लिए आप सीधे नहीं मूव कर सकते हो कि सिटी बी से स्टार्ट कर दिए या सिटी एच से स्टार्ट कर दिए, नहीं, हिट एंड ट्राई नहीं मानना है। आपको देखना है कि कौन सी सिटी से सबसे ज्यादा कनेक्शन है। अब जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आप पाओगे कि देयर आर 2 सिटीज जिसकी कनेक्शन सबसे ज्यादा है। एक है हमारा डी और दूसरा है हमारा ई। डी और ई से हमारा बहुत सारा सिटी कनेक्टेड है। अब मैं डी और ई को फिक्स कर दिया हूं, मेरा डायग्राम सुंदर बनेगा, साफ सुथरा बनेगा। कोशिश करना है कि आप ना रोड क्रॉस ना करो बहुत ज्यादा, और दूसरा आप फ्लाईओवर ना बनाओ, न तो दिक्कत होगी, फिर क्वेश्चन समझने में दिक्कत होगी, करने में दिक्कत होगी। तो डायग्राम शानदार बनाना है। चलो भाई, डी और ई फिक्स कर दिया है मैंने। अब मैं बोलता हूं कि सिटी बी इज कनेक्टेड टू ए सी एंड डी। बी को यहां ले लिया मैंने, और बी से कनेक्टेड है कौन सा सिटी, ए कनेक्टेड है, सिटी ए कनेक्टेड है, सिटी सी कनेक्टेड है, और सिटी बी डी तो कनेक्टेड है ही। चलो भाई, तो मेरे पास ये वाला इंफॉर्मेशन मिल गया। सिटी एच इज कनेक्टेड टू डी एंड आई।
भैया ऐसा है कि मेरा आई यहां कहीं होगा और यहां कहीं एच होगा, राइट। अब सिटी एच इज कनेक्टेड टू डी एंड आई, एच को कनेक्ट कर दिया डी से और आई से, बहुत बढ़िया। सिटी एफ इज कनेक्टेड टू ई एंड जी, लो भाई ये एफ है हमारा और यहाँ कहीं हमारा जी है। आप घबराइएगा नहीं, ई कनेक्टेड है जी से, यहाँ लिखा हुआ है सिटी जी एंड ई इज कनेक्टेड, ठीक है ना, एंड एफ इज कनेक्टेड टू जी। चलो मेरा तीन तीन बढ़िया, ये वाला भी बन गया। आगे बढ़ते हैं। सिटी ए इज कनेक्टेड टू बी, डी एंड ई, ई से भी कनेक्टेड है ए, बहुत बढ़िया। सिटी ई इज कनेक्टेड टू डी एंड आई, डी से भी कनेक्टेड है और आई से भी कनेक्टेड है, शानदार। सिटी सी इज कनेक्टेड टू डी, सी एंड डी आर कनेक्टेड, लो भाई सिटी सी एंड डी आर कनेक्टेड। मेरा बन गया जी डायग्राम, बहुत बढ़िया शानदार सा। हालांकि मैंने ये क्वेश्चन कई बार किया हुआ है इसलिए मैंने इतना साफ सुथरा बना लिया, आपको कई बार हो सकता है कि दिक्कत आ जाए, लेकिन आप डायग्राम एक बार बना लो। डायग्राम एक बार बन गया तो आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बहुत आसानी से हो जाएंगे। सो मूविंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है मेरा, ये डायग्राम मैं जानबूझ के रखा हूं, मिटाया नहीं हूं, क्योंकि मुझे ये अभी यूज करना है डायग्राम को, राइट। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन स्टार्टिंग फ्रॉम सिटी ए विजिट ऑल द सिटीज विदाउट विजिटिंग एनी सिटी मोर देन वंस। ठीक है, ए से स्टार्ट करके सारे सिटी घूमने हैं, ठीक है, और दूसरे सिटी पे वापस नहीं आना है। चलो भाई, कितने तरीके हो सकते हैं, ए बी सी डी एच आई ई एफ जी, ठीक है, सारे मूव कर लिए। तो इसमें ऑप्शन अगर दिया होता 1, दिया नहीं है ऐसे, तो आप 1 लगा के भग लेते, ठीक है, लेकिन नहीं, रुकिए, एक आधा और हो सकता है। क्या ए ई से शुरू करें, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, फिर डी बी सी छूट जाएगा, राइट, ए बी डी करेंगे तो सी छूट जाएगा। वन सेकेंड चलते हैं वही से, ए बी सी डी एच आई ई जी एफ, एक बार एफ जी और दूसरी बार जी एफ, बस इतना ही हम चेंज कर सकते हैं। तो देयर आर 2 वेज, कितने वेज हैं, ए बी सी डी एच आई ई एफ जी, और दूसरा वाले में ये सारा होगा, यहां पे जी एफ, ठीक है। तो 2 वेज आर देयर, यहां पे भी गलती कर देते हैं बच्चे। चलो, इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन स्टार्टिंग फ्रॉम सिटी ए रीच सिटी ई विदाउट विजिटिंग एनी सिटी मोर देन वंस। ए से ई पे पहुंचना है और ध्यान रहे कि वही एक सिटी पे दोबारा नहीं जा सकते हैं। ए से ई तक जाने के लिए देखो भाई, काउंट कर देता हूं मैं, काउंट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा तो है। ए ई एक तरीका, ए बी डी ई। अच्छा एक मिनट, एक गलती हमने कर रखा है, ए शायद डी से भी कनेक्टेड है। एक बार मैं आगे जाना चाह रहा हूं, कुछ गड़बड़ किया है हमने। सिटी ए इज कनेक्टेड टू बी डी एंड यस, वही मैं बोलूंगी, ये तो ए इज कनेक्टेड टू डी एज वेल, ठीक है, अब सही हो जाएगा। चलो कमिंग टू द क्वेश्चन। हाँ, कह रहा है कि ए ई एक हो गया, एक दूसरा हो गया ए डी ई, ये वाला, तीसरा ले लिया मैंने ए बी डी ई, तीसरा ले लिया ए बी सी डी ई, ठीक है, 4 तो ये हो गए। अब चलो एच आई वाला भी लेता हूं, ए डी एच आई ई, ए डी एच आई ई, ए बी डी एच आई ई, ए बी डी एच आई ई, और ए बी सी डी एच आई ई, ए बी सी डी एच आई ई। लो भाई, 4 3 7, 7 वेज हो गए, आंसर हो गया 7, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन को आप खुद से कीजिएगा, तब ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तरीका मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन देखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मूविंग टू द नेक्स्ट और द लास्ट पजल ऑफ दिस वीडियो। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15, यहाँ पे 5 मिस हो गया है। 14 एंड 15 के लिए मैंने कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दिया है। भाई देखो, ऐसा है कि इस तरह का क्वेश्चन तो एक आना ही आना है, कंफर्म्ड। टूर्नामेंट होगा, उसमें टीम खेलेंगी, कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, कई बार वो अलग अलग शहर होगा, कुछ ऐसे कनेक्शन होगा, यहाँ 2-3 चीज़ें दी हुई है, कई बार 4-5 चीज़ें होती है, ठीक है।
तो आपको इस पे खूब सारे इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। करते हैं इस क्वेश्चन को। इन अ टूर्नामेंट ईच ऑफ द 6 टीम्स प्लेड एवरी अदर टीम, ठीक है। यहाँ पे नॉकआउट टूर्नामेंट नहीं हो रहा है भाई, राउंड रॉबिन हो रहा है, सब टीम सबके साथ खेल रही है, ठीक है। अच्छा 6 टीम सबके साथ मैच खेलेगी तो हर एक टीम कितना मैच खेलेगी भाई साहब? सर हर एक टीम 5-5 मैच खेलेगी, खुद को छोड़ के बाकी सबके साथ। टोटल मैच होंगे 30, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। इन अ मैच बिटवीन 2 टीम्स द विनर गॉट 2 पॉइंट्स, विनर को मिल रहा है 2 पॉइंट्स, लूजर गॉट 0 एंड ड्रॉ होने पे एक एक पॉइंट दोनों को मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। स्कोर्स ऑफ ए बी सी डी एफ इज 9, 8, 7, 3, 2, 1 पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली। देयर वेर एग्जैक्टली ट्रू ड्रॉज, 2 ही ड्रॉ हो रहा है भाई। चलो शुरू करते हैं। लो भैया यहाँ मैंने बनाया टेबल। अच्छा जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए ना तो टेबल बना लिया करो। यहाँ तो ऐसे भी पॉइंट टेबल बनता है, ठीक है। आईपीएल भी चल रही है, आप लोग इंजॉय तो शायद नहीं कर रहे होगे, बड़ा ही स्क्रिप्टेड रहता है। क्रिकेट को ख़राब कर दिया आईपीएल ने। हाँ लोग पैसे ज़रूर बना रहे हैं, स्टूडेंट लोग भी बनाते हैं, एनीवे डुबाते भी हैं। चलिए आप क्वेश्चन करते हैं। ए बी सी डी ई एफ, ठीक है ना, ये टीम्स हैं। अच्छा विन लूज ड्रॉ, ठीक है। और यहाँ मैं लिख देता हूँ पॉइंट, मैं ऐसे खींच देता हूँ लाइन, राइट। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, देखो यार गड़बड़ हो गया। अब मैं जब मिटाने जाऊंगा तो सारे मिट जाएंगे। चलो मैं दोबारा से बना देता हूँ। यहाँ है ए, यहाँ है विन, ये है लूज, ये है ड्रॉ और ये है पॉइंट। घबराइएगा नहीं, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। मुझे टेबल पहले ही बना लेना चाहिए था, एनीवे कोई बात नहीं है, नॉट एन इशू। सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मुझे ढंग से सुन रहे हैं तो आप ऐसे भी सीख रहे होंगे। ये लो जी, पॉइंट टेबल दिया हुआ है 9, 8, 7, 3, 2, 1। सबसे पहले तो भैया ऐसा है कि 2 ही ड्रॉ हुआ है, तो ड्रॉ वही दोनों टीम खेली होगी जिसके ऑड नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को। तो ये भैया ड्रॉ खेलेगा 1, ये खेलेगा 1, ये खेलेगा 1 और ये खेलेगा 1। तो ये दोनों तो भैया 0 ड्रॉ खेला है क्योंकि इसके इवन नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो विन लूज ड्रॉ पॉइंट, 5 मैच खेलेगा हर कोई, अपने आप को छोड़ के सबसे खेलेगा, ठीक है। 5 मैच खेलना है, 1 पॉइंट आ चुका है इसको, तो 9 में से 1 गया तो 8, तो इसका मतलब है 4 मैच और खेलना है तो 4 जीता होगा, तभी तो 4 दूनी 8 और 1 9 हुआ होगा। लूज कितना किया ये 0, बहुत बढ़िया। बी के हैं 8 पॉइंट, 8 पॉइंट है भाई। 8 पॉइंट कैसे आएगा? 4 जीतने से आएगा। तो लूज किया है ये, हारा है, हाँ 1 मैच हारा है, टोटल 5 होना चाहिए। सी के हैं 7 पॉइंट, 7 पॉइंट में से 1 पॉइंट चला गया तो 6 बचा, मतलब 3 मैच तो जीता है ये। अच्छा 1 ड्रॉ किया और 1 हारा भी है ये, कोई बात नहीं। अच्छा डी जो है वो 3 पॉइंट है इसके, 1 पॉइंट ड्रॉ से आ गया है, इसका मतलब 1 जीता है ये। और कितने मैच हारे इसने? 2, 3 मैच हार लिया ये। चलो ई के हैं 0 ड्रॉ के साथ 2 पॉइंट, 2 पॉइंट मतलब 1 मैच जीता है और 4 मैच ये हारा है, ठीक है। एफ के हैं सिर्फ 1 पॉइंट, वो ड्रॉ करने से आया है, इसका मतलब है मैच जीता है ये 0 और हारा है कितना ये 4। डन। पॉइंट टेबल बनाना बड़ा आसान था। फंसेंगे आप कहाँ वो देखते हैं। सर ये अगला क्वेश्चन जो है आगे दिखेगा आपको कि कौन सा जो टीम है ए बी सी डी में वो किससे जीता है, किससे हारा और किससे ड्रॉ किया है, ठीक है। अच्छा देखो, अगर आप ए से स्टार्ट करोगे कि 4 जीता है, 0 हारा है, 1 ड्रॉ किया है, तो मैं ए से अगर स्टार्ट करूं तो मुझे पता नहीं है किससे ड्रॉ किया है। आप बोल सकते हो सी से, आप बोल सकते हो डी से, आप बोल सकते हो एफ से। कंफ्यूजन है, ठीक है। किससे जीता पता नहीं, पहले ड्रॉ का ही नहीं पता है। एक काम करते हैं, हम बी से शुरू करते हैं। डेलिबरेटली बी से शुरू कर रहा हूं क्योंकि आसान होगा सब करने के लिए, ठीक है। बी में बोला है कि 4 मैच ये जीता है, 1 हारा है और 0 ड्रॉ किया है, ठीक है। अच्छा ये 1 मैच हारा किससे होगा? लॉजिक लगाओ भाई। ए तो 1 भी मैच नहीं हारा, 1 ड्रॉ किया है, और बी जो है ड्रॉ किया नहीं है, 1 ही मैच हारा है। कंफर्म्ड है कि चूंकि ए 1 भी मैच नहीं हारा है और बी 1 मैच हारा है, ठीक है, तो कंफर्म्ड है कि बी किससे हारा है? बी हारा है ए से, और बाकी लोगों से क्या किया है? वो जीत गया है। तो सी डी ई एफ से वो जीता है, ठीक है।
कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो भाई, सी जो है वो 3 मैच जीता है, 1 हारा है और 1 ड्रॉ किया है। अच्छा, बी जिससे हारना था उससे तो हार लिया, ए से हार लिया। अब सी को अगर आप सी पे ध्यान दोगे तो 3 मैच ये जीता है, भाई ए से तो जीता नहीं होगा कंफर्म, क्योंकि ये तो हारा ही नहीं है। क्या सी बी से जीता है? सोच के बताइए भाई। बी एक ही मैच हारा है, किससे हारा है? ए से हारा है, ये तो आपने निकाल लिया। तो कंफर्म्ड हो गया कि सी जो है वो जो मैच हारा है वो सिर्फ बी से हारा है। क्यों? क्योंकि बी तो सी से जीत रहा है। जब बी सी से जीत रहा था तो सी बी से हार रहा था। यस और नो? तो सी जो है वो बी से हारा है। बी से अगर हारा है तो ए के साथ ये पक्का ड्रॉ किया है 100%। तो इसके सामने लिख दे रहा हूं सी के साथ ड्रॉ किया, और इसके सामने लिख दे रहा हूं ए के साथ ड्रॉ। तो ये किया है एफ के साथ ड्रॉ और ये किया है डी के साथ ड्रॉ। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई, 3 मैच जीता है, ये 3 जीता है तो किससे किससे जीता है? ये डी से, ई से और एफ से जीता है। हारा किससे था? ये बी से हारा था। चलो, ए किससे, ए का ड्रॉ पता लग गया, तो ए किसको किसको हराया है पता लग गया। बी से, बी सी के साथ ड्रॉ किया है तो ये बी को हराया है, डी को हराया है, ई को हराया और एफ को हराया है। बराबर। चलिए भाई, डी का देखते हैं। डी ने 1 मैच ड्रॉ किया था, इससे कर लिया था। डी 1 ही मैच जीता है। ऊपर वालों से तो जीतने से रहा, ऊपर वालों से तो सबसे हार रहे हैं ये, नीचे वाले से जीता होगा। इसके साथ ड्रॉ कर लिया तो जीता किससे? सिर्फ एक बंदा बचता है और वो है ये, मैं इधर वाला ही आप फॉलो कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। डी जो है वो 3 मैच हारा है, तो जीता ये किससे है? ये हराया है किसको? ये हराया है सिर्फ ई को। ठीक है, बाकी सब लोगों से हारा है ये। अच्छा चलो, ई पे चलते हैं। ई ने 4 मैच हारे और 1 जीता। ओ भाई साहब, ऊपर वाले से तो जीतने से रहा, तो नीचे वाले से जीता होगा। किससे जीता भाई? एफ से जीता। ठीक है, और इसका ड्रॉ का तो हमें पता लग ही चुका है। गॉट इट? सिमिलरली जैसे इधर लिखे वैसे इधर आप बना सकते हैं कि किससे हारा। इधर इधर हराने वाला और इधर जीतने वाला। ठीक है ना? इसकी ज़रूरत नहीं है, इसी से काम चल जाएगा हमारा। ये टेबल बनाने में और ये सारा कुछ करने में मुझे 2-4-5 मिनट खर्च हुए, कोई दिक्कत नहीं है। खर्च हुए तो हुए। अब इस पर 3-4 क्वेश्चन हो सकता है, मैंने तो 2 ही क्वेश्चन लिया है, लेकिन आप इस पर आप उम्मीद करके चल सकते हो इस पर कई क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई। डी हैज़ अ टाई विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टीम? डी का टाई किसके साथ हुआ है? साफ दिख रहा है, डी का टाई एफ से हुआ है, तो एफ को आपने मार देना है। अब कई लोग बोलते होंगे टाई नहीं, टाई इज नॉट ड्रॉ सर। कोई दिक्कत नहीं, बात सही है। तो डी का हुआ है एफ से। हु ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द होना चाहिए था, फॉलोइंग हैज लॉस्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस। अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस कौन लोग हारे हैं? सर सबसे पहला नजर एफ पे जाता है और एफ ऑप्शन आप टिक कर देते हो, गलत हो गया। पूछा है कितने लोगों ने मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस हारे हैं। 4 ये भी हारा है, 4 ये भी हारा है, ये तो एक जीता था, एक ड्रॉ किया था। तो ई और एफ दोनों ऑप्शन दोनों होने चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस ये दोनों हारे हैं, 4-4 मैच हारे हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। दोस्तों, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। ये वीडियो मैं रात के 2 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, दिन भर मैं ट्रेनिंग देता हूँ। जिन कॉलेजेस से मेरे टाई अप है उन बच्चों को मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ, और मैं शाम के वक्त, रात के वक्त मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। ठीक है, और सिर्फ इस वजह से करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयबल हो, नौकरी लें। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि नौकरी में अगर आप किसी की थोड़ी सी भी हेल्प करते हैं एम्प्लॉयबल बनाने के लिए, उससे अच्छा काम इस दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहते हुए मुझे अजीब लगता है, लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस देखिए, अपने दोस्तों से खूब सारा शेयर कीजिए। डिफरेंट कॉलेजेस के बच्चे देख रहे होंगे, सब लोग से शेयर वेयर कीजिए और इसको प्रमोट कीजिए।